हाय बच्चों, आप सभी का स्वागत है कॉमर्स अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं हर्ष आप लोगों को आज बिजनेस स्टडीज का क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसके बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बेटा, जब हम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो मैनेजमेंट होता क्या है? बेटा, मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस के लिए या किसी भी एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट से ही आपकी हर तरीके की एक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली रन करती है। जिस चीज में मैनेजमेंट नहीं है वो चीज जीरो हो जाती है। ऐसा कहा भी गया है कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग और जीरो, राइट? तो अभी यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे पहले तो कुछ एग्जांपल्स हैं आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना एनसीईआरटी के कीवर्ड्स को समझने वाले हैं, मैनेजमेंट की डेफिनेशन को समझने वाले हैं, और ये सारी चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बेटा, हैरोल्ड कुंट्ज की एक डेफिनेशन आपके लिए यहाँ पे आपको नजर आ रही है, जहाँ पे ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। काहे की प्रोसेस है? डिजाइन करने की, मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली अकॉम्प्लिश सिलेक्टेड एम्स। देखो बेटा, यहाँ पे ये बताया गया कि यार ये मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक तरीके की प्रोसेस है जहाँ पे आप डिजाइन करते हो, जहाँ पे आप मेंटेन करते हो एक ऐसा एनवायरनमेंट जो लोगों के लिए हो, जो ग्रुप्स के लिए हो, जहां पे उस एनवायरनमेंट में काम करके लोग अपने सिलेक्टेड एम्स को अचीव कर पाए। समझ रहे हो भाई? जो भी मेरा एम है मैं उसको अचीव कर पाऊं। तो आप इस डेफिनेशन को क्या करेंगे बेटा, डिवाइड कर करके पढ़ेंगे। एक बार हुआ कि भाई मैनेजमेंट एक क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। दूसरा आपको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि डिजाइन करना है। क्या डिजाइन करना है? मेंटेन करना है। क्या? एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे सारे लोग मिलके ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको जो है अचीव कर पाए। अभी देखिए यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, किसकी है? मैं आर्ट वाली डेफिनेशन आपको बता दूंगा। यहाँ पे देखिए एक और डेफिनेशन है क्रीटनर की। इनका क्या कहना है? इनका कहना यह है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। अच्छा, सभी लोगों ने मैनेजमेंट को एक प्रोसेस बताया है। देखिए, आप हैरोल्ड कुंट्ज की डेफिनेशन को देखिए, उन्होंने भी प्रोसेस बताया है। आप रॉबर्ट एल ट्रेवली की डेफिनेशन देखिए, उन्होंने भी मैनेजमेंट को क्या बताया भाई? प्रोसेस बताया है। और यहाँ पे बेटा क्रीटनर ने भी मैनेजमेंट को एक प्रोसेस बताया है। काहे की प्रोसेस? बेटा प्रोसेस क्या होता है? जो नेवर एंडिंग हो, यानी कि मैनेजमेंट क्या है बेटा? एक नेवर एंडिंग चीज है। इसीलिए मैनेजमेंट को वन टाइम काम नहीं बताया है, मैनेजमेंट को एक प्रोसेस बताया है। किस चीज का? ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स। ठीक है, आप लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं मैनेजमेंट में, ताकि आप क्या कर सके? इफेक्टिवली अचीव कर सकें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को। ओके, तो यहाँ पे वही बात हो रही है अगेन कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है लोगों के साथ काम करने की, लोगों से काम निकलवाने की, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ और बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ। आप देख रहे हैं कि ये डेफिनेशन आपको एक मतलब फुल जानकारी दे रही है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है लोगों के साथ काम करने की, उनसे काम निकलवाने की, लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करने की, ताकि आप ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ, राइट? अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसे कीवर्ड्स जो आप लोग क्लास 12th के अंदर अपने डेफिनेशंस में लिख के आ सकते हैं। देखिए, जब आप क्लास 12th की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जानते हो कि आपको बेटा सारा पेपर सब्जेक्टिव आना है, यानी कि सब कुछ लिख के आना है। अब लिखने के लिए जरूरी है कि आपके पास कंटेंट जो हो वो मजबूत हो, यानी कि आपकी जो लैंग्वेज हो कि भैया एग्जामिनर कोई नंबर काट ना पाए आपका। ऐसा कंटेंट आप पढ़ के जाएं, ऐसा कंटेंट आप याद करके जाएं। फिलहाल देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। Management is necessary so that individuals make their best contribution towards group objective। सिंपल है, इन्होंने ये कहा है कि मैनेजमेंट जो है बेटा वो हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम आता है, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो पैसा कमाए, चाहे पैसा ना कमाए, प्रॉफिट हो, नॉन फॉर प्रॉफिट हो, सर्विस दे रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, मैनेजमेंट हर जगह के लिए जरूरी है। और मैनेजमेंट जरूरी है लोगों से बेस्ट, यानी कि लोगों का 100% बेस्ट कंट्रीब्यूशन या बेस्ट पोटेंशियल के साथ लोग काम करें, इसलिए भी मैनेजमेंट आपका जरूरी हो जाता है, राइट? ओके, अभी देखिए एक चीज और यहाँ पे लिखी हुई है तो सा, हाँ जी, चलिए यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स। आपको पता है बेटा कि मैनेजमेंट में प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, यानी कि मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये जो फंक्शंस है बेटा ये कॉन्टिन्यूअसली चलते रहते हैं, ये कॉन्टिन्यूअसली चलते हैं, यानी कि कभी बंद नहीं होते हैं। आगे देखते हैं, ठीक है बेटा।
अभी थोड़ा सा मैनेजमेंट के कंसेप्ट को समझते हैं कि मैनेजमेंट में और क्या क्या चीजें आती हैं। फिलहाल मैनेजमेंट के कुछ अपने फंक्शंस हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो लगातार चलते रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और आपको समझनी होगी कि मेरा मैनेजमेंट को हमेशा से ही एक कला बताया गया, मैनेजमेंट को हमेशा से एक आर्ट बताया गया। सर काहे की आर्ट? लोगों से काम निकलवाने की, है ना, गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। तो ये भी आप कीवर्ड्स नोट कर लीजिए, गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। लोगों से काम निकलवाने की एक कला है, ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है ना, आप उनको अचीव कर सके। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के साथ साथ आपको ये देखना है कि मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इफेक्टिवली अचीव हो रहे हो और एफिशिएंटली भी अचीव हो रहे हो। समझ गए? अब एक एक टर्म को मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखिए, अभी आपको यहाँ पे मैनेजमेंट के देखना है और कि भाई मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। अब देखो यार, बड़ी सिंपल सी बात है कि जब मैंने आपको बताया कि क्लास 12 के अंदर आपको लिख के आना है, और लिखने के लिए एनसीईआरटी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्ट है। तो मैनेजमेंट एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट्स। बेटा यहाँ पे किसके एफर्ट्स की बात हो रही है? यहाँ पे एम्प्लॉइज के एफर्ट्स की बात हो रही है, राइट। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि भाई सब लोग एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करें, और इसीलिए मैनेजमेंट को ये भी देखना पड़ता है कि काम सारे के सारे टास्क अच्छे तरीके से कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और पैसा कितना खर्च हो रहा है, मिनिमम कॉस्ट के साथ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक बार और आपको रिपीट करके बताता हूं। देखिए सिंपल है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखो भैया, आपको मैनेजमेंट को ये देखना है कि जो टास्क है वो कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? टास्क जब कंप्लीट होते हैं सही समय पे, तो उसको हम लोग इसको हम लोग क्या कहते हैं? इफेक्टिवनेस कहते हैं। और जब हम अपने टास्क को कंप्लीट करें कम रिसोर्सेज में, यानी कि पैसा हमारा जो है कम खर्च होगा, तो इसे हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे, मैं अगर मैनेजर हूं और मैं अपना पैसा कम खर्च करके काम कर रहा हूं, तो मुझे एफिशिएंट कहा जाएगा। और अगर मैं मैनेजर हूं और मैं काम कर रहा हूं सही समय पे, तो मुझे इफेक्टिव कहा जाएगा, राइट। बहुत शानदार। अभी यहाँ पे और चीजें देख लेते हैं कि यार इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं। देखिए सबसे पहली बात ये कि इफेक्टिवनेस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कि इफेक्टिवनेस मतलब अगर आपको अपने आप को इफेक्टिव कहलवाना है, तो बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली बेसिकली मींस फिनिशिंग द गिवन टास्क। सिंपल सी बात है, अगर आप अपने आप को मतलब इफेक्टिव कह रहे हो, अगर चाहते हो कि कोई आपको इफेक्टिव कहे, तो उसके लिए बेटा आपको अपने काम को सही समय पे खत्म करना होगा। बेसिकली इफेक्टिवनेस इज इन मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल। देखिए तीन चीजों के बारे में यहाँ पे बात हुई, यहाँ लिख देता हूँ। एक तो टास्क पूरे हो, गोल हमारे अचीव होते रहे, और दूसरी चीज है कि एक्टिविटीज हमारी कंप्लीट होती रहे, यानी कि कोई काम अधूरा ना छूटे। और एक बात और भैया, इसमें इफेक्टिवनेस में टाइमली अचीवमेंट ऑफ गोल्स भी आते हैं भैया, ठीक है भाई। समय के हिसाब से आपको सारे काम करने हैं, लेट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप लेट नहीं होगे और अपने सारे गोल्स को अचीव करते रहोगे, तो आपको इफेक्टिव कहा जाएगा। अब समझ लेते हैं बच्चों की एफिशिएंसी क्या होती है ना। चलिए, तो एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद द मिनिमम कॉस्ट। भैया जब आप पैसा बचाते हो ना, मिनिमम कॉस्ट का क्या मतलब बच्चों? यहाँ पे देखिए, मिनिमम कॉस्ट का मतलब क्या है? जब आप पैसा बचाते हुए काम करते हो, तो उसे हम लोग मिनिमम कॉस्ट के साथ आपको एफिशिएंट कहते हैं। जैसे भाई मुझे कहा गया कि 100 रुपए खर्च होने चाहिए हर्ष, और मैंने खर्च किए 50 रुपए, यानी कि भैया मैंने 50 रुपए अपने बचा लिए। जब मैं कंपनी के लिए पैसा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा बचाऊंगा, तो मुझे एफिशिएंट कहा जाएगा। यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है कि मैंने कितना लगाया, मैंने कितना पैसा लगाया और मुझे कितना पैसा आया, ठीक है, कितना इनपुट डाला गया और कितना आउटपुट मुझे उस काम से हो गया, राइट बच्चों। तो इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी के बीच में आप लोगों को डिफरेंस यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं और बात समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की। देखो यार, मैनेजमेंट के जब फीचर्स के बारे में बात होती है, तो मैनेजमेंट के फीचर्स, इसमें बेसिक कंसेप्ट है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। देखिए 5-6 मैनेजमेंट के फीचर्स हैं। पहला फीचर है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कुछ गोल्स होंगे। उन गोल्स को अचीव करने की बात यहाँ पे होती है, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट गोल, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल्स हैं। कुल मिला के आपको मैनेजमेंट का काम क्या होता है? कुल मिला के मैनेजमेंट का काम होता है ताकि वो लोगों के एफर्ट्स को यूनाइट कर सके
और डिफरेंट इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को यूनाइट कर सके, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन। तो बेसिकली मैनेजमेंट का काम है लोगों के एफर्ट्स में यूनिटी ऑफ एक्शन लाना टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ दिस गोल, कि भैया जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो अचीव होते रहे। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये गोल होते क्या हैं, चलिए वो आपको आगे बता देंगे, ठीक है। अभी आप ये समझ लीजिए कि भैया मैनेजमेंट किया जा रहा है गोल को अचीव करने के लिए। गोल है तो मैनेजमेंट है, गोल नहीं होगा तो मैनेजमेंट का भी कोई काम नहीं रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एनसीईआरटी में बेटा ये कुछ बेसिक बॉक्स वगैरह बने रहते हैं, तो ये सब कहानी भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे स्टक रहेंगे और हमारा टॉपिक चल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा है बेटा मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। देखिए बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया की कोई भी एक्टिविटी, आप बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, दुनिया की कोई भी एक्टिविटी हो, आप इतना समझ लीजिए कि वहां पे मैनेजमेंट होगी ही होगी, समझ गए। तो एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए बेटा जो एक्टिविटीज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए करी जाती हैं वो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम होती हैं, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई पॉलिटिकल हो। इकोनॉमिकल का मतलब पैसा कमाने के लिए हो, सोशल का मतलब समाज की भलाई के लिए हो, पॉलिटिकल का मतलब है भाई जानते ही हो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह राजनीतिक पार्टी है। और चाहे भैया इंडिया के मैनेजर हो, चाहे यूएसए के मैनेजर हो, जर्मनी के हो, चाहे जापान के हो, मैनेजमेंट हर चीज में सेम होगा। इसीलिए मैनेजमेंट को ऑल परवेसिव कहा जाता है। ऑल परवेसिव का मतलब है, मैंने आपको बताया कि दुनिया की कोई भी एक्टिविटी हो, दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो और दुनिया का कोई भी देश हो, वहां पे मैनेजमेंट एक ही तरह से होता है, मैनेजमेंट के फंक्शंस एक ही तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। चलिए आते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसकी बात यहाँ पे हो रही है कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। देखो बेटा आपको मैंने बताया कि मैनेजमेंट क्या है बच्चों, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। यानी कि मैनेजमेंट बताएं मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है यहाँ पे, मैनेजमेंट भैया 3D है। 3D कैसे सर? सबसे पहले 3 चीजों के बारे में बात होती है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है, थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और थोड़ा और इधर आ जाते हैं तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। 3 चीजों के बारे में यहाँ पे बातें होती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क की। देखिए जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में हैं वो कुछ काम करने के लिए हैं, ऑब्वियस सी बात है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। आप अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में हूं तो कुछ काम करने के लिए हूं, भाई फर्जी बैठने के लिए तो हो नहीं, ठीक है। अब एक फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाया जाता है, एक गारमेंट स्टोर में कस्टमर की नीड के हिसाब से कपड़े बेचे जाते हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। भैया मैनेजमेंट का काम क्या है? देखिए यहां से ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए कि मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइंस द मीन टू अचीव इट। यानी कि मैनेजमेंट सबसे पहले ये बताता है, देखिए मैनेजमेंट को पता लगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ टास्क हैं, ये टास्क को बदलता है गोल में और फिर ऐसी चीजों को लाता है, यानी कि मींस टू अचीव इट, कि भैया किस तरीके से हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, ये भी मैनेजमेंट ही बताता है, समझ गए। अब मैनेजमेंट क्या करता है बेटा, अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, साथ ही में डिसीजंस लेने का काम करता है, प्लान्स बनाता है, बजट बनाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करता है, अथॉरिटी डेलीगेट करता है। यानी कि मैनेजमेंट हमारा बहुत कुछ करता है काम को अचीव करने के लिए। अब आते हैं बच्चा पार्टी की मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल यहां से शुरू हो रहा है ना, और ये जो नीचे फोटो आपको नजर आ रही है ये भी अभी आपको समझाऊंगा। मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर बेटा यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज आर और पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटेस्ट एसेट। देखिए ये लिखा हुआ है कि भैया देखो लोगों को भी मैनेज करना होगा। देखिए आपने काम को मैनेज किया, काम को कैसे किया जाएगा ये जाना, आप लोगों को भी तो मैनेज करोगे जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, जैसे ये है ना, ये मैडम, ये सर, ये अंकल जी, ये अंकल जी, आप इन लोगों को भी तो मैनेज करोगे। तो लोगों, क्योंकि लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रेटेस्ट एसेट होते हैं, सबसे अच्छे और सबसे कीमती एसेट वहां पे काम करने वाले लोग ही होते हैं, ठीक है। गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल, जैसा कि मैंने आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन बताया कि लोगों से काम निकलवाना ही तो यहाँ पे सब कुछ है ना। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि भैया सिंपल है कि आपको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉइज के साथ डील करना पड़ेगा, एम्प्लॉइज की अलग अलग नीड्स को फुलफिल करना पड़ेगा। आप एम्प्लॉइज की नीड को फुलफिल करिए, एम्प्लॉइज आपकी नीड को फुलफिल करेंगे। और दूसरा काम, ये देखिए दूसरा काम यहाँ पे क्या करना है भाई, दूसरा काम जो यहाँ पे करना है वो ये करना है कि आपको
इंडिविजुअल से और ग्रुप ऑफ पीपल से डील करना पड़ेगा। द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सिंपल बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट का काम, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैनेजमेंट का काम बेसिकली है क्या बच्चों? मैनेजमेंट का काम ही यही है कि वो लोगों को मैनेज करे, पीपल से काम निकलवाए, ताकि क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो सके। समझ गए? आगे देखते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। देखो बेटा, नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा बनाते हैं उसमें काम करने वाले लोग, और दूसरी चीज कि भैया वो ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई प्रोडक्ट या तो बेच रही होगी, और या तो कोई सर्विस दे रही होगी, या तो कोई सामान बेच रही होगी, या तो सेवाएं दे रही होगी। ठीक है ना, जिसमें प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, है ना। प्रोडक्शन प्रोसेस अगर होगा ही होगा, अगर आप सर्विस दे रहे हो या कोई सामान बना रहे हो तो प्रोडक्शन प्रोसेस तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होगा ही होगा, जिसमें आपके इनपुट आते होंगे, भाई रॉ मटेरियल आता भी होगा, टेक्नोलॉजी भी आती होगी, और फिर आप क्या करते होगे, अपने इनपुट को ट्रांसफॉर्म करते होगे। देखिए वर्ड लिखा है ना, ट्रांसफॉर्मिंग। आप अपने इनपुट को ट्रांसफॉर्म करते हो और डिजायर्ड आउटपुट बनाते हो। एग्जांपल, सर कॉटन इनपुट है और शर्ट आउटपुट है, कॉटन से शर्ट बन जाती है, कॉटन से शर्ट बन जाती है, तो कॉटन हमारा इनपुट हो गया और शर्ट हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है, अब लोग शर्ट पहनेंगे और आपको पैसा देंगे, खरीदेंगे आपसे शर्ट। तो इसे ही कहते हैं बेटा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। आपको जो भी काम बैक एंड पे हो रहे हैं, बैक एंड पे जो भी काम चल रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको सही तरीके से करना, ये भी मैनेजमेंट का ही काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन आपको ये फोटो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये अलग अलग 4 लोग खड़े हुए हैं और इनके हाथ में आप किताब देख सकते हो। मार्केट की किताब है, फाइनेंस की है, प्रोडक्शन की है और ह्यूमन रिसोर्स की किताब है। यानी कि हर इंसान अलग अलग डिपार्टमेंट से है। ये जो मैडम है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हो सकती हैं, सर हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट से हैं, ये भैया जी जो हैं ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हैं, और ये जो अंकल जी हैं ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से हैं। और इन सबको देखिए यहाँ पे एक अवार्ड मिला हुआ है, कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड। यानी कि भैया सिंपल है कि काम मेहनत सबने करी, ठीक है, ग्रुप एफर्ट्स सभी के थे, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो इन ग्रुप एफर्ट्स की वजह से अचीव हो पाए हैं। समझ गए ना, जो भी मैनेजमेंट के गोल हैं वो इन ग्रुप एफर्ट्स की वजह से अचीव हो पाए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर एज अ टीम। हर इंसान टीम के तौर पे ज्यादा अचीव करता है जब वो टीम में काम करता है। अगर ये अकेले काम कर रहे होते अंकल जी तो हो सकता है ग्रुप के गोल अचीव ना हो पाते। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बेटा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की, जिसको क्या कहते हैं हम, मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। सर कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको अपना लॉजिक समझा देता हूँ। देखिए, जब तक इंसान रहेगा इंसान की इच्छाएं रहेंगी, ये बात तो आपको पता है। यानी कि जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कभी खत्म नहीं होंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स का तो कभी खत्म नहीं होंगे, इसलिए ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए मैं मैनेजमेंट करूंगा, और क्योंकि मैं मैनेजमेंट करूंगा तो मैं मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को भी परफॉर्म करूंगा। ठीक है, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, तो मैनेजमेंट हो चाहे उसके सारे फंक्शंस हो, वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो नेवर एंडिंग होते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स कभी खत्म नहीं होंगे, इसलिए मेरे मैनेजमेंट के फंक्शन भी कभी खत्म नहीं होंगे। और वही चीज यहाँ पे आपको लिखी हुई भी मिल जाएगी। कैसे, ये देखिए, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। दीज फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स ऑल द टाइम। बेटा ये जरा मार्क कर लीजिएगा, कीवर्ड है, बहुत बार सीयूटी के और क्लास 12 के पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है बेटा, एक आदमी के बस की बात नहीं है। मैनेजमेंट इज नॉट अ वन मैन टास्क। मैनेजमेंट एक आदमी के बस का बात नहीं है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप में जब आप काम करोगे तभी आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओगे। यहां तक की कहानी सर हमको क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। देखिए लिखा हुआ है, एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्टिव ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड्स। देखिए हर इंसान जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होगा उसकी अपनी अपनी नीड्स है, अपने अपने उसकी नीड है जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन में है। Every member of the group has a different purpose for joining the organization, but as members of the organization, they work towards the fulfilling the common organizational goal. Simple है, हर आदमी के अपने अपने, हर इंसान के अपने अपने ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन जब उसने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी काम करना पड़ेगा, और इसके लिए जरूरत है टीम वर्क की।
ठीक है। इसके लिए जरूरत है कोऑर्डिनेशन की, इसके लिए जरूरत है कॉमन डायरेक्शन मिलने की। ये सारे कीवर्ड है, मार्क कर लो। जहां जहां स्टार लिख रहा हूं वो सारे क्या है बच्चों, वो सारे कीवर्ड है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा और बात समझते हैं हम लोग अब। चलिए हम लोग बात समझ लेते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग यानी कि डायरेक्टिंग, और ये आता है आपका कंट्रोलिंग, बीच में आता है ऑर्गेनाइजिंग। जहां पे भैया 3-4 तरीके के रिसोर्स हैं, है ना। ह्यूमन रिसोर्सेज आर देयर यानी कि जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर देयर यानी कि पैसा आपके पास जो है, फिजिकल रिसोर्सेज आर देयर यानी कि लैंड, बिल्डिंग, प्लान, मशीनरी, और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज यानी कि आपकी खुद की रिसर्च, आपकी मार्केट की इंफॉर्मेशन। ये सारे ही आपके लिए रिसोर्स की तरह काम करते हैं और ये सारे आपस में देख सकते हो इंटर कनेक्टेड है। ये एरो जो लगे हुए हैं ना, इसका मतलब सारे आपस में क्या है भैया, इंटर कनेक्टेड है, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। ओके, अभी आगे देख लेते हैं। देखिए ये भी लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी, है ना। चलिए अभी आगे बढ़ेंगे और बात समझेंगे मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। देखिए बेटा एक बात आप समझ लीजिए कि बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा बदलता रहता है ना। बिजनेस को अफेक्ट करने वाला जो इन्वायरमेंट है वो एवर चेंजिंग है, हमेशा ही बदलता रहता है। और आपको पता है कि बेटा बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा बदलता रहता है, तो भैया बिजनेस इन्वायरमेंट हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी लेके आता है और थ्रेट भी लेके आता है, यानी कि भैया मौके भी आते हैं और खतरे भी आते हैं। अब मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है बेटा कि आप कैसा काम कर रहे हो। अगर अच्छा काम कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज में बदल दोगे, अगर अच्छा काम नहीं कर रहे हो तो वो खतरा हो जाएगा आपके लिए। तो मैनेजमेंट क्या है बच्चों, मैनेजमेंट बेसिकली एक डायनेमिक फंक्शन है, हमेशा बदलता रहता है। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है क्योंकि मैनेजमेंट को अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ता है टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, ढालना पड़ता है अपने आप को चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से। एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अट्रैक्ट करती है जिसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। हमेशा अपने एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ एंड इट्स गोल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। बेटा अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को हमेशा बदलती रहेगी और इन्वायरमेंट के नीड के हिसाब से चलना है। बेटा देखिए अब वो जमाना गया जहां पे आप कुछ भी बना के रख देंगे और कस्टमर आपसे खरीद लेगा। अब जमाना है कि आप कस्टमर की नीड्स एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से अपने काम को करें। और बेटा ये देखिए लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। ठीक है बेटा, सिंपल है। इंटेंजिबल वो होता है जिसको आप छू या देख नहीं सकते हैं। मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है दैट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। सिंपल है, अगर आपके रिजल्ट्स अच्छे हैं तो मैनेजमेंट इज गुड, अगर रिजल्ट्स अच्छे हैं मैनेजमेंट गुड है। ठीक है, अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं तो मैनेजमेंट बैड है। अब इससे आसान क्या लोगे। ठीक है भाई, रिजल्ट ही बताएंगे ना कि आपने मेहनत कितनी की। अगर आपका अच्छा रिजल्ट रहा इसमें क्लास 12th में तो यानी कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की। अच्छा रिजल्ट नहीं रहा तो भाई यानी कि अच्छी पढ़ाई नहीं हुई। तो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है बेटा जिसको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं रिजल्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे और भी कुछ लिखा हुआ है कि जब मैनेजमेंट अच्छा होता है ना तो वो आराम से ऑर्गेनाइजेशन में नोटिस कर सकते हैं। कैसे? जब टारगेट्स पूरे होते हैं तो एम्प्लॉयज भी हैप्पी होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डरलीनेस होती है, केओस नहीं होती है, कंफ्यूजन नहीं होती है, भगदड़ नहीं होती है, सब कुछ आराम से चलता रहता है। आइयो बच्चा पार्टी की यहाँ तक आपको कहानी क्लियर होगी। चलिए बढ़ते हैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, जब मैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की बात करता हूं तो देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसके अंदर आते हैं 3, एक होता है सर्वाइवल, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है बच्चों, और आपके आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये 3 आपके ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं मैनेजमेंट के। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए मैनेजमेंट है तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव करने की बात ही हो रही होगी। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आपका पहला ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। भैया मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव, एक कंपनी का मैनेजमेंट ही तो उस कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को पहले सेट करता है, फिर उस कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने की कोशिश करता रहता है। चलिए देखिए ये लिखा हुआ है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने होते हैं, है ना, और हर स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को
ध्यान में रखते हुए। कौन है वो स्टेक होल्डर? भैया आपके शेयर होल्डर, आपके एम्प्लॉय, कस्टमर, गवर्नमेंट, ये सारे आपके स्टेक होल्डर है। और आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होगा ताकि आप क्या कर सके, इन सभी स्टेक होल्डर्स को हैप्पी रख सके, सेटिस्फाई रख सके। इसमें सबसे पहले आते हैं बेटा 3 ऑब्जेक्टिव है। सर्वाइवल, ठीक है, ये है आपका सर्वाइवल, यहाँ पे आप थोड़ा इसको बोल्ड कर लीजिए। ये है आपका प्रॉफिट, और ग्रोथ भी होगा नीचे। पहले सर्वाइवल प्रॉफिट देख लेते हैं, फिर ग्रोथ के ऊपर आते हैं। देखिए, किसी भी बिजनेस का बेसिक ऑब्जेक्टिव पता है क्या है? कि वो सर्वाइव करे। मैनेजमेंट को हर वो काम करना चाहिए, हर वो तरीके से हाथ पांव मारना चाहिए जिससे ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल हो सके, ठीक है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यूज टू कवर कॉस्ट। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना है ना बच्चों, तो उसको पैसे कमाने पड़ेंगे ताकि भैया आप अपनी कॉस्ट को कवर कर सको। बेटा आप भी अगर घर पे रह रहे हो तो खाना पीना तो खा रहे हो ना, तो भैया पैसे तो कमाने पड़ेंगे ना सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। वैसे ही एक मैनेजमेंट को भी बेटा पैसे कमाने पड़ेंगे जिंदा रहने के लिए, और ये मैनेजमेंट का बेसिक टास्क होता है। सेकंड होता है बेटा आपका प्रॉफिट में देखिए, ध्यान से सुनिए, अगर आप सर्वाइव कर भी रह गए, कर भी ले गए, जिंदा रह भी गए, लेकिन पैसा नहीं कमाया तो क्या जिया, ठीक है। तो मैनेजमेंट हैज टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स प्रॉफिट। प्रॉफिट बनाना बहुत जरूरी है ताकि भैया ऑर्गेनाइजेशन के सारे ऑपरेशन सक्सेसफुली चलते रहे। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट बहुत जरूरी है कॉस्ट को कवर करने के लिए। देखो बेटा, खर्चों को निकालने के लिए, खर्चे पे करने के लिए पैसा तो कमाना पड़ेगा, और रिस्क से बचने के लिए भी पैसा कमाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा ऊपर आ जाओगे आप तो आपको यहाँ पे मैनेजमेंट का जो थर्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो है ग्रोथ, वो भी दिख जाएगा। देखो बेटा, आप कोई भी इंसान हो, आज 2 रुपए कमाएगा, कल 4 कमाने की सोचेगा, परसों 6 कमाने की, फिर 8 कमाने की, फिर 10 कमाने की, ठीक है ना। चाहे आप लाखों में गिन लो, करोड़ों में गिन लो, आप 2 करोड़ कमाओगे, 6 करोड़ कमाओगे, 8 करोड़ कमाओगे, 10 करोड़ कमाओगे, आपका ग्रोथ करने का हमेशा मन रहेगा। आप किसी भी एक चीज पे आके रुकोगे नहीं, टिकोगे नहीं, ठीक है बच्चों। A business needs to add to its prospects in the long run. For this, it is important for the business to grow. एक बिजनेस के लिए लॉन्ग रन में ग्रोथ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बेटा वो बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा ना, तो उसका कॉम्पिटिटर ग्रोथ कर लेगा, कोई ना कोई तो करेगा। मार्केट है तो फायदा उठाने वाले भी हैं। अगर आप ग्रोथ नहीं करोगे तो कोई और ग्रोथ कर लेगा। तो आपको अगला जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो है सही समय पे ग्रो करना, और वो भी लंबे समय के लिए, ठीक है। इसमें मैनेजमेंट क्या करेगा बेटा, अपने फुल पोटेंशियल के साथ जान लगा के काम करेगा। जैसे आप अपने फुल पोटेंशियल के साथ एग्जाम की तैयारी करते हैं, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। और बेटा ग्रोथ पता कैसे चलेगी कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो रही है? बड़ी सिंपल है, जब आपका सेल बढ़ने लगे, जब आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ने लगे, तो समझ जाइए कि आपकी ग्रोथ हो रही है। जब आपके पास पैसा आने लगे, ग्रोथ हो रही है। जब आपके पास प्रोडक्ट बढ़ने लगे, ग्रोथ हो रही है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे अभी तक चल रहे थे, क्या चल रहे थे? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव चल रहे थे। अब हमारे आते हैं बच्चों सोशल ऑब्जेक्टिव। देखिए, एक बिजनेस का फर्ज बनता है कि वो समाज की भलाई के लिए भी कुछ करे। इसमें क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर द सोसाइटी, समाज की भलाई के लिए जो भी आप काम करते हो, ठीक है। अब ये एक बिजनेस की सोशल ऑब्लिगेशन है जो उसे फुलफिल करनी होती है, ठीक है। थोड़ा नीचे आ जाएंगे और बात करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको कीवर्ड्स दे रहा हूँ, ध्यान से। यहाँ पे क्या दे रहा हूँ बेटा, आपको कीवर्ड्स दे रहा हूँ जो आप सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर लिख के आ सकते हो बेझिझक, और एमसीक्यू के अंदर भी आप पहचान सकते हो, ठीक है। देखिए, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करना है, यानी कि आपको पॉल्यूशन वगैरह से दूर रखना है अपने इन्वायरमेंट को। प्रोडक्शन करिए, पॉल्यूशन वगैरह मत करिए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की बात हो रही है अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को। इसके अलावा मतलब लोगों को नौकरियां दें। आप बेसिक एमिनिटीज जैसे कि स्कूल या हेल्थ केयर के लिए भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आप कुछ ऐसे काम है भैया जो आपको एज अ बिजनेसमैन सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, सोशल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए करने पड़ता है। अब आते हैं बच्चा पार्टी हम लोग पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। बेटा पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में ये कहा जा रहा है कि देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप अपने हाथ को देखते हो, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। इसी तरीके से बेटा हर इंसान ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पर्सनैलिटी का होता है, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स का होता है, ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं। आप कल को नौकरी करोगे, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनोगे। क्यों बनोगे? सिंपल है, पैसा कमाने के लिए। तो सबकी अपनी अपनी नीड हो सकती है। मैनेजमेंट का काम ये है
कि उन लोगों की नीड्स को पूरा करें, क्योंकि अगर लोगों की नीड्स को, अगर एम्प्लॉइज की नीड्स को इग्नोर किया जाएगा तो वो भी आपकी नीड्स को इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना। एम्प्लॉइज को आप हैप्पी रखोगे तो वो आपको हैप्पी रखेंगे, ठीक। इसमें अलग अलग फाइनेंशियल नीड्स हैं, जैसे कि किसी को सैलरी अच्छी चाहिए, किसी को परक्विजिट चाहिए, किसी की सोशल नीड है, जैसे उसको तारीफ चाहिए, किस रिकॉग्निशन मतलब उसको पहचान चाहिए, इज्जत चाहिए, मान सम्मान चाहिए। किसी तो भैया मैनेजमेंट की यहाँ पे क्या बात हो रही है, मैनेजमेंट, अच्छा हाँ, किसी को पर्सनल ग्रोथ चाहिए, किसी को डेवलपमेंट भी चाहिए। मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है बेटा, पर्सनल गोल को ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ रिकंसाइल करके ऑर्गेनाइजेशन में हार्मोनी लाने का काम करना होता है। तो बड़ी सिंपल ये कहानी है कि भैया जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप पूरे करते रहो, ऑर्गेनाइजेशनल हो, सोशल हो, पर्सनल हो, सर्वाइवल हो, प्रॉफिट हो, ग्रोथ हो, ठीक है बच्चा पार्टी। आई होप कि यहां तक आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो। चलिए बच्चों, सर आप आगे क्या पढ़ेंगे बेटा, हम लोग अब पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। सबसे पहली बात, जब बेटा इंपॉर्टेंस की बात आती है ना, तो इसमें आता है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट सिंपल है भाई, ऑब्जेक्टिव भी पहला यही था कि मैनेजमेंट से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं। इंपॉर्टेंस भी यही है बेटा कि मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए मैनेजमेंट सिंपल सी बात है, आपको करना है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। एक मैनेजर का काम क्या होता है, लोगों को कॉमन डायरेक्शन देना ताकि हर इंडिविजुअल का एफर्ट लग सके ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल ग्रोथ पे। आप समझ रहे हैं, तो सिंपल है बेटा, यहाँ पे यही है कहानी, सिंपल है बेटा यहाँ पे, यही है यहाँ पे कहानी कि भैया देखो आप ना क्या करो, आप एक मैनेजर होने के नाते सबको कॉमन डायरेक्शन दो ताकि हर इंसान अपने ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन के उनको अचीव कर सके। करेक्ट है जी सर, करेक्ट है। आगे देखते हैं, तो भैया गोल को अचीव करना सबसे पहला काम होता है। दूसरा बेटा, हर इंसान अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम करे। जैसे मैं टीचर हूं और मैं चाहता हूं कि आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने 100% पोटेंशियल के साथ अपनी पढ़ाई को करें। वैसे ही मैनेजमेंट भी चाहता है कि हर एम्प्लॉय अपने 100% पोटेंशियल के साथ अपने काम को करे। द एम ऑफ द मैनेजर इज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। मैनेजर का काम है कॉस्ट कम से कम हो, प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। इसके लिए वो प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है, स्टाफिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है। अगला है प्लानिंग। मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा बदलता रहता है और एनवायरनमेंट व्हिच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। हर ऑर्गेनाइजेशन को बदलते हुए एनवायरनमेंट के हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा ये देखा जाता है कि जो इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो चेंज करने से बचते हैं, ठीक है, वो चेंज करने से बचते हैं क्योंकि वो पुराने तरीकों से फैमिलियर हो जाते हैं। सिक्योर इन्वायरमेंट इनटू अ न्यूअर एंड मोर चैलेंजिंग वन, ठीक है, सिक्योर इन्वायरमेंट इनटू अ न्यूअर एंड मोर चैलेंजिंग वन। तो देखिए यहाँ पे यही कहा जा रहा है बच्चों कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं वो चेंज करने से बचते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने एक काम में फैमिलियर हो जाते हैं, वो सिक्योर इन्वायरमेंट चाहते हैं और चैलेंजिंग काम को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। भैया मैनेजमेंट का काम यह है कि वो उनको सिखाए कि किस तरीके से आप चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हो। ओके, चौथा पॉइंट, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट हेल्प करता है लोगों को पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक मैनेजर का काम होता है लोगों को मोटिवेट करना, लीड करना, ताकि हर इंसान अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ साथ अपने पर्सनल गोल्स को भी अचीव कर सके। और ये सब कैसे हो पाएगा? आप मोटिवेटेड रखो अपने एम्प्लॉइज को, आप लीडरशिप अपनी स्ट्रांग रखो, होगा क्यों नहीं होगा, ठीक है। कोऑपरेशन रखो, टीम स्पिरिट रखो, कमिटमेंट रखो, हर काम रखो, होगा। फिफ्थ आता है बेटा मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा कि एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे समाज का हिस्सा है तो समाज की बेहतरी के लिए भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं अपना फिफ्थ पॉइंट, आगे आ जाते हैं। ये देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं टू सर्व द पर्पस ऑफ द डिफरेंट ग्रुप दैट कॉन्स्टिट्यूटेड। सिंपल है बेटा कि एक समाज के अंदर अलग अलग ग्रुप्स हैं, आप किसी भी ग्रुप के लिए या हर ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मैनेजमेंट क्या कर सकता है कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के साथ साथ सोसाइटी की डेवलपमेंट भी कर सकता है। वही है ना कि बेटा पहले अपनी कुर्सी की पेटी बांधे फिर सामने वाले की कुर्सी की पेटी बांधे। तो जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी काबिल हो जाए कि वो समाज के लिए कुछ कर पाए तो बिल्कुल करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट हेल्प्स टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। सबसे पहली बात, आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करिए। ये भी कीवर्ड से बेटा नोट कर लीजिए,
अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दीजिए, अच्छी सर्विस दीजिए, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करिए, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी बना के लाइए ताकि लोगों की बेहतरी हो, है ना। और वही सारी चीजें कि यार मतलब ना आप समाज की भलाई के लिए सारी चीजें कर सकते हो, ओल्ड एज होम जा सकते हो, गरीब बच्चों को पढ़ने में मदद कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे सकते हो, पेड़ लगा सकते हो, एफॉरेस्टेशन कर सकते हो, डिफॉरेस्टेशन को रोक सकते हो, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, इन सबको भी आप कम कर सकते हैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए बच्चा पार्टी बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट की। और नेचर ऑफ मैनेजमेंट में जब हम देखो, मैनेजमेंट का जो चैप्टर है बेटा वो बहुत इजी सा चैप्टर है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे नंबर ऑफ थिंग्स पढ़नी पड़ती है। जैसे अभी तक हम लोगों ने मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक, मैनेजमेंट का मतलब, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस और मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, ठीक है। अब हम लोग को मैनेजमेंट का नेचर और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, ठीक है। फिलहाल देख लेते हैं कि ये देखिए, इसमें ना ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, और आपको ये जानना होगा कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है, बेसिकली मैनेजमेंट यहाँ पे है क्या, ठीक है। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट की जब बात होती है तो सबसे पहला फीचर बेटा हमारे दिमाग में आता है, वो आता है जब नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात होती है तो सबसे पहला फीचर जो आता है वो आता है मैनेज, सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। देखिए मैनेजमेंट को हमेशा से ही एक कला कहा जाता रहा है। क्यों कहा जाता रहा है? देखिए आर्ट होती क्या है? सबसे पहले आर्ट एक स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन होती है ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। आप अपनी कला का इस्तेमाल करते हैं, अपनी एप्लीकेशन, अपने नॉलेज को अप्लाई करके अपनी कला का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, उनको आप अचीव कर पाए, ठीक है। आप अच्छे कलाकार बन सकते हैं पढ़ाई करके, ऑब्जर्व करके और एक्सपीरियंस करके, ठीक है। और आर्ट बेसिकली कनेक्ट करती है पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, कि आप अपनी नॉलेज को कितना अच्छे तरीके से पर्सनली अप्लाई कर रहे हो, आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, कितना इनोवेटिवनेस है। कुछ बेसिक फीचर्स हैं आर्ट के, जैसे बेटा एक्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है। सिंपल है बेटा, अगर आपको डांस सीखना है तो लिटरेचर ऑन डांसिंग भी अवेलेबल है। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है आप उसके हिसाब से पढ़ सकते हो। एक्टिंग सीखनी है तो भी थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाएगी। म्यूजिक सीखना है तो भी आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाएगा। देखिए बेटा, चाहे डांस हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे गाना हो, बजाना हो, नाचना हो, पब्लिक स्पीकिंग करनी हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए आपको लिटरेचर मिल जाएगा जो आप पहले से बैठ के पढ़ सकते हो। तो भैया कोई भी आर्ट हो, कोई भी कला हो, पहले से थ्योरेटिकल नॉलेज इसमें होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, दूसरा आता है, तो पहला हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, दूसरा हो गया पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। देखिए बेटा, अब चाहे आतिफ असलम को उठा लीजिए, चाहे अरिजीत सिंह को उठा लीजिए, और चाहे सोनू निगम जी को उठा लीजिए, ठीक है। मतलब उठा लेने का मतलब है कि उनका एग्जाम्पल आप ले लीजिए, सोनू निगम जी को उठा लीजिए, ठीक है। अब इनका आप अगर एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, तो ये वो तीनों ही आर्टिस्ट हैं, तीनों ही गाना गाते हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, कोई कंपटीशन नहीं भाई, हर आदमी अपने आप में बहुत बढ़िया गाना गाता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि अब अच्छा कौन गाता है, तो बेटा हर आदमी की अपनी अपनी पसंद है, लेकिन हर आदमी अपने हिसाब से गाना गाता है। अरिजीत सिंह की आवाज अलग है, उनका अपना तरीका है गाना गाने का, सोनू निगम का अलग है, आतिफ असलम का अलग है, और इसी को हम लोग पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे हर इंसान जो आर्ट है, जो कलाकार है, जो कला को यूज कर रहा है, वो अपनी बेसिक नॉलेज के हिसाब से इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, मतलब ये फर्क पड़ता है कि कौन इंसान अपनी बेसिक नॉलेज को इस्तेमाल करके आर्ट में क्या कर रहा है, ठीक है। जैसे 2 dancers, 2 speakers, 2 actors, 2 writers will always different in demonstrating their art। 2 डांसर अलग अलग तरीके से डांस करेंगे, 2 एक्टर अलग अलग तरीके से एक्ट करेंगे, दो राइटर अलग अलग तरीके से चीजों को लिखेंगे। थर्ड आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। थर्ड क्या है बेटा आर्ट के अंदर, कि भैया आर्ट, ऑल आर्ट इज प्रैक्टिकल। आर्ट क्या है बेटा? प्रैक्टिकल है। आर्ट में अगर आपको माहिर बनना है, अगर आपको आर्ट में माहिर बनना है, आर्ट में एक्सपर्ट बनना है ना, तो भैया उस हिसाब से देखा जाए तो आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ, ठीक है। जैसे कि बेटा वी ऑल नो दैट ऑल म्यूजिक इज बेस्ड ऑन 7 बेसिक नोट्स, सा रे गा मा पा धा नी सा। हाउएवर व्हाट मेक्स द कंपोजिशन ऑफ अ म्यूजिशियन यूनिक और डिफरेंट इज हिज यूज ऑफ दिस नोट्स इन अ क्रिएटिव मैनर। देखिए हम सबको पता है कि भैया 7 सुर होते हैं, सरगम होती है। अब आप सरगम को यूज करके या 7 सुरों को यूज करके या म्यूजिकल नोट्स को यूज करके अपना संगीत कैसे बना रहे हैं, डिपेंड इस पे करता है। तो बेटा इसी को कहते हैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ठीक है बच्चों। तो सिंपल है यार, अगर मैनेजमेंट, तो हम जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है, तो बेटा मैनेजमेंट को हम आर्ट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ बेसिक क्राइटेरिया को फॉलो करता है। देखिए, अ सक्सेसफुल मैनेजर प्रैक्टिसेस द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट इन द डे टू डे जॉब ऑफ मैनेजिंग एन एंटरप्राइज बेस्ड ऑन स्टडी। यानी कि
एक आर्ट कलाकार की तरह एक मैनेजर भी क्या करता है बेटा, प्रैक्टिस करता रहता है, कुछ अलग करता रहता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको हम लोग क्रिएटिविटी बोलते हैं। ठीक है, there is a lot of literature available in various areas of management like marketing, finance, human resource, और मैनेजर जिसमें चाहे उसमें स्पेशलाइज हो सकता है। दूसरी चीज कि बेटा वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज है मैनेजमेंट की, और एज प्रोपाउंडेड बाय मेनी मैनेजमेंट थिंकर्स व्हिच प्रिस्क्राइब सर्टेन यूनिवर्सल प्रिंसिपल। देखिए सिंपल है बेटा कि हर कलाकार की तरह एक मैनेजर भी अपने अपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अपने अपने देखिए अपने अपने यूनिक स्टाइल में प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का यूज करके। कहां पे लिखा हुआ है सर, ये देखिए, A manager applies these scientific methods and body of knowledge to a given situation, an issue or problem in his own unique way। है ना भाई, एक मैनेजर हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है अपने अपने तरीके से। बात समझ गए आप लोग, अपने अपने तरीके से। और ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। ओके, आगे देखते हैं। अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करता है तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। और क्या कहानी लिखी हुई है, अच्छा, मैनेजर अप्लाइज दिस एक्वायर्ड नॉलेज इन अ पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी नॉलेज एक मैनेजर को होगी वो अपने अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करेगा। ठीक है, ही इज इन्वॉल्व्ड इन द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्टडीज क्रिटिकल सिचुएशन एंड फॉर्मुलेट्स हिज ओन थ्योरीज फॉर यूज इन द गिवन सिचुएशन। वो खुद के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में इन्वॉल्व रहता है, क्रिटिकल सिचुएशंस में वो रहता है। ठीक है, और अपनी खुद की थ्योरी, मतलब क्रिटिकल सिचुएशंस को अपने हिसाब से डील करता है, अपनी खुद की थ्योरी बनाता है और खुद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। चलिए बढ़ते हैं बच्चों मैनेजमेंट एज अ साइंस की तरफ। ठीक है भाई, साइंस यानी कि विज्ञान। तो क्या सवाल है, मतलब मैं पूछ रहा हूं कि क्या मैनेजमेंट एक विज्ञान है? अब हमको तो पता नहीं भैया, पढ़ के पता लगेगा कि है कि नहीं है। ठीक है, फिलहाल बेटा अगर आप बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे कुछ क्रॉस डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव्स दे रखे हैं, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी। आप इन सब चीजों के बारे में पढ़ सकते हो अगर आपका मन है, सोशियोलॉजी, है ना। चलिए फिलहाल बात कर लेते हैं साइंस के तीन फीचर्स के बारे में। सबसे पहला फीचर है बेटा साइंस का सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। भैया साइंस क्या है, एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस के अपने प्रिंसिपल्स हैं जो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस करते हैं। जैसे बेटा कॉज क्या है, मान ले कॉज है फायर की आग लगी है, और उसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट है आपका, कॉज है फायर, इफेक्ट है आपका स्मोक की आग लगी है तो धुआं होगा। ठीक है ना, तो वैसे ही है। तो बेटा साइंस बात करता है कि क्या रीजन है, रीजन के पीछे क्या रीजन है, यानी कि हो क्या रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, साइंस उसके बारे में बात करता है। ठीक है, जैसे बेटा न्यूटन ने देखा कि भैया फिनोमेना ऑफ एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री टुवर्ड्स द ग्राउंड इज एक्सप्लेन्ड बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटी। भैया देखा हमारे न्यूटन साहब ने कि सेब जो पेड़ से गिरता है वो तो जमीन की तरफ आता है, तो यानी कि उन्होंने फिर दिया लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो साइंस ऐसे ही काम करता है कि ये हुआ तो क्यों हुआ। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, प्रिंसिपल बात करता है एक्सपेरिमेंटेशन की। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल्स बात करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन की। एक्सपेरिमेंटेशन जो साइंस में बहुत जरूरी होता है। ठीक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल जितने भी बनते हैं वो पहले ऑब्जर्व किए जाते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। और थर्ड बात है यूनिवर्सल वैलिडिटी। बेटा साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनकी अपनी यूनिवर्सल वैलिडिटी और अपने एप्लीकेशन है। ठीक है, अब देखते हैं कि भैया मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो देखो यार, मैनेजमेंट का भी एक अपनी मैनेजमेंट भी सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। सर कैसे है, देखिए मैनेजमेंट में भी आप अलग अलग चीजें पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें। वैसे ही बेटा लाइक ऑल अदर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, मैनेजमेंट हैज इट्स ओन वोकैबुलरी ऑफ टर्म्स एंड concept. For example, all of us discuss sport like cricket and soccer using a common vocabulary. जैसे हम बेटा मान लो कहते हैं कि कोई बॉलर है तो बॉलर कौन होगा भैया, बॉल फेंकने वाला। कोई बैट्समैन है तो बैट्समैन कौन होगा भैया, ठीक है, जो बैटिंग कर रहा होगा। तो जैसे क्रिकेट और फुटबॉल के अपने अपने टर्म्स हैं, वैसे ही मैनेजमेंट की अपनी एक भाषा है, अपनी एक नॉलेज है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट की। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को भी प्रिंसिपल ऑफ साइंस की तरह ही एक्सपेरिमेंट करके, रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन करके बनाया गया है। क्योंकि मैनेजमेंट डील करता है ह्यूमन बिहेवियर से, ह्यूमन से,
तो द आउटकम्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट केपेबल ऑफ बीइंग एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड और रेप्लिकेटेड। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, देखो बेटा साइंस ना इंसानों की बात नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट बात करता है लोगों के बिहेवियर से। साइंस अगर इंसानों की बात कर भी रहा है तो साइंस लोगों के बिहेवियर से मतलब नहीं रख रहा, लेकिन मैनेजमेंट क्या कर रहा है बेटा, वो लोगों के बिहेवियर से मतलब रख रहा है। और इसी वजह से मैनेजमेंट जो है बेटा उसका आउटकम निकालना, मैनेजमेंट के एक्सपेरिमेंट का आउटकम निकालना इतना आसान भी नहीं होता है, ठीक है। ओके इसलिए मैनेजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इनएग्जैक्ट साइंस कहते हैं। जरा इसको नोट कर लीजिए, जहां पे स्टार बना देता हूं उसको नोट कर लिया करो। मैनेजमेंट को भैया सॉफ्ट साइंस, इनएग्जैक्ट साइंस भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, थर्ड वाला पॉइंट ये वाला, ठीक है, कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन मैनेजमेंट का है या नहीं है, ये भी समझ लेते हैं। सिंस द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस, देयर एप्लीकेशन इज नॉट यूनिवर्सल। जिस प्रकार से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल साइंस के प्रिंसिपल की तरह एग्जैक्ट नहीं है, तो उनका जो एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सल नहीं है। दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू अ गिवन सिचुएशन। आपको अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को मॉडिफाई करना पड़ता है गिवन सिचुएशन के हिसाब से। सिंपल सी बात है बेटा, देखिए जो साइंस के प्रिंसिपल है ना वो कभी बदलते नहीं है, दे कैन नॉट बी चेंज, कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। लेकिन 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 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को बदला जा सकता है। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कैन बी चेंज्ड वाले हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को बदला जा सकता है, कहानी ये है। चलिए आगे देखते हैं और बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। देखो यार जब मैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की बात करता हूं तो प्रोफेशन क्या है यार, एक तरीके का व्यवसाय है, यानी कि आप कुछ काम यहाँ पे कर रहे हो और कुछ स्पेशलाइज्ड काम जो है आप स्पेशलाइज्ड काम कर रहे हो, ठीक है बेटा, है ना। तो देखिए यू हैव अंडरस्टूड सो फार दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी नीड टू बी मैनेज्ड। भैया आपको इतना पता लग गया है कि जितने भी काम ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं सभी को मैनेज करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये पता है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कुछ लोग काम करते हैं, कुछ इंडिविजुअल काम करते हैं जिनके अपने अपने स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है, ठीक है। हम इन लोगों को क्या कहते हैं बेटा, हम इन लोगों को जो है प्रोफेशंस कहते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट भी प्रोफेशन है? देखिए मैनेजर, अगर किसी को मैनेजर बनना है तो जरूरी नहीं कि वो किसी प्रोफेशन में ही हो। तो चलिए इसको एक बार आगे समझते हैं कि बेसिकली यहाँ पे सवाल क्या है। देखिए सवाल है, डज दिस एम्प्लॉय, ठीक है बच्चों, डज दिस एम्प्लॉय दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, आंसर दिस क्वेश्चन, लेट अस एग्जामिन। बेटा आप लोग इस टॉपिक को एक बार पढ़ लीजिए, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज को एक बार देख लीजिए। अभी बच्चों हम लोग रिज्यूम कर लेते हैं अपने इस टॉपिक को, जहां पे मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, जहां पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि भैया प्रोफेशन है या नहीं है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं है। तो देखिए अ प्रोफेशन हैज अ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। भैया अपने जो आपका प्रोफेशन होता है बेटा उसकी भी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, अपने एक फीचर्स होते हैं। क्या है वो फीचर्स? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। देखिए चलिए बच्चा पार्टी रिज्यूम करते हैं क्लास को। बच्चों मैं आप लोग को पढ़ा रहा था कि प्रोफेशन, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं है। प्रोफेशन का सबसे पहला फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शन। सिंपल सी बात है भैया, अगर कोई देखिए प्रोफेशन में सबसे पहले आता कौन है, देखो मान लो डॉक्टर है प्रोफेशन में आता है, लॉयर है प्रोफेशन में आता है, इंजीनियर है प्रोफेशन में आता है, टीचर है प्रोफेशन में आता है। तो बेटा प्रोफेशन में ये सारे लोग बेसिकली आते हैं और इन लोग को थ्रू इंस्ट्रक्शन कुछ ना कुछ नॉलेज एक्वायर करनी होती है। करेक्ट है यहाँ तक बात? चलिए अब आते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। देखो बेटा मैनेजमेंट प्रोफेशन के अंदर एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, यानी कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस करना पड़ेगा किसी अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज से, जिसके लिए बच्चे नीट का पेपर देते हैं। The entry to a profession is restricted through an examination or through acquiring an educational, मतलब आपको कोई ना कोई डिग्री लेनी पड़ेगी, एजुकेशनल डिग्री यहाँ पे लेनी पड़ेगी, कोई एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा। जैसे बेटा अगर आपको सीए बनना है, देखो सीए भी एक प्रोफेशनल है, तो अगर आपको सीए बनना है तो आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से पर्टिकुलर सीए की एग्जामिनेशन पास करनी पड़ेगी। अब आते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन। बेटा हर तरीके के लोग जो प्रोफेशनल्स हैं वो किसी ना किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, जहाँ पे एंट्री रेगुलेट होती है, जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और फॉर्मुलेट द एंड एनफोर्स अ कोड ऑफ कंडक्ट। सिंपल सी बात है बेटा, ये प्रोफेशनल एसोसिएशंस जो होती हैं वही तो आपको एंट्री, मतलब एंट्री उसी को मिलेगी ना जो पास कर पाएगा वो परीक्षा। आपको सर्टिफिकेट ग्रांट करते हैं और आपके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं। जैसे बेटा इंडियन लॉयर्स की बात की जाए तो उनको मेंबर बनना पड़ता है बार काउंसिल का,
है ना, अपनी एक्टिविटीज रेगुलेट करता है बार काउंसिल लॉयर्स के लिए। फोर्थ है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। देखो बेटा, हर प्रोफेशन का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे बेटा टीचर है तो टीचर का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपका इलाज करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेक द ओथ ऑफ एथिकल प्रैक्टिस एट द टाइम दे एंटर द प्रोफेशन। जब आप किसी प्रोफेशन में एंटर करते हो तो आप एक शपथ लेते हो एथिकल प्रैक्टिस की, जैसे एक डॉक्टर लेता है, एक इंजीनियर लेता है, एक लॉयर लेता है। सर्विस मोटिव, द बेसिक मोटिव ऑफ अ प्रोफेशन इज टू सर्व देयर क्लाइंट इंटरेस्ट बाय रेंडरिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विस। देखिए, किसी भी प्रोफेशनल का मोटिव होता है कि वो क्या करे। प्रोफेशनल का मोटिव होता है कि वो अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को सर्व कर सके, क्लाइंट के इंटरेस्ट के लिए अपनी सर्विसेज देने के लिए वो बाध्य होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाता है मैनेजमेंट, ये हो जाता है प्रोफेशन। मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन। देखिए, मैनेजमेंट को मैनेजमेंट प्रोफेशन का क्राइटेरिया मीटअप नहीं करता है, इसलिए मैनेजमेंट को प्रोफेशन हम लोग पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे बात करते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की, तो मैनेजमेंट की अपनी कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। मैनेजर तो कोई बन सकता है, मैं अपना बिजनेस खोलूं, खुद ब खुद मैनेजर बन सकता हूं, ठीक है। मैनेजर का कोई ऐसा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, मैनेजर का ऐसा कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है। तो वो सारी चीजें कि बेटा मैनेजमेंट आपके प्रोफेशन का जो वो है ना क्राइटेरिया, उसको फुलफिल नहीं करता है। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा हम सबसे पहले ना यार लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का वो चार्ट नहीं देखेंगे ना तो मन नहीं भरेगा। सबसे पहले इस चार्ट को देखेंगे। ये देखिए, ये चार्ट आपको नजर आ रहा है बेटा मैनेजरियल लेवल्स का, जहां पे टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपको नजर आ रहा है। एक बार इसको फटाफट से चार्ट को देख लेते हैं। देखिए, जो हमारे ऑपरेशनल मैनेजमेंट है इनको हम लोग लोअर लेवल मैनेजर्स भी कहते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि टॉप लेवल का काम क्या होता है, बेसिकली बेटा यही लोग कंपनी के मालिक होते हैं और कंपनी को चलाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। मिडिल लेवल मैनेजर्स को हम लोग ब्रांच मैनेजर्स और डिपार्टमेंटल मैनेजर्स भी कहते हैं, ब्रांच मैनेजर और डिपार्टमेंटल मैनेजर्स भी कहते हैं। और ऑपरेशनल मैनेजमेंट को हम लोग फर्स्ट लाइन मैनेजर या लोअर लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं। बेसिकली यही वो लोग हैं जो एम्प्लॉइज से डायरेक्ट टच में रहते हैं। अब चलिए, ये ट्रायंगल देखे बिना मन नहीं मानता है, तो इस ट्रायंगल को एक बार देख लिया और अब हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए भैया, सिंपल सी बात है कि किसी भी टास्क को एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत है और उन बहुत सारे लोगों को मैनेज करने के लिए और भी बहुत सारे लोगों की जरूरत है। और जब ये लोगों की संख्या बढ़ती है तो हमें लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में सबको बांटना पड़ता है। अब देखो बेटा, मैनेजमेंट के लेवल जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2-3 लेवल है, जैसे कि आपका टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है भैया। सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव आते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, और जैसे कि नाम बता दे रहा हूँ आपको, ये कीवर्ड्स हैं, इनको आप लोग नोट कर सकते हैं, कई बार एमसीक्यू में ये कीवर्ड्स पूछे जाते हैं। जैसे चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये लोग आते हैं, ठीक है। टॉप मैनेजर्स में वो सारे मैनेजर्स आते हैं जिनके अलग अलग फंक्शनल लेवल्स पे काम करते हैं, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट इज अ टीम कंसिस्टिंग ऑफ मैनेजर्स फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल लेवल, जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल चीफ फाइनेंस ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, देयर बेसिक टास्क इज टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। ये भैया तगड़ा कीवर्ड आपको मैं दे रहा हूं, इसको प्लीज 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 नोट कर लीजिएगा। इनका बेसिक टास्क होता है टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बेटा बहुत तगड़ा कीवर्ड है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत केस स्टडी पूछी जाती है, और अगर आप ये लिख के आ गए तो नंबर 100% पक्के हैं कि भैया इन सबका काम होता है अलग अलग इंडिविजुअल्स, डाइवर्स इंडिविजुअल्स को इंटीग्रेट करना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स और लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन को बैठाना। दीस टॉप लेवल मैनेजर्स आर रिस्पांसिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल। एक और कीवर्ड बहुत शानदार। ये जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए, कि हमारी कंपनी सही तरीके से चलती रहे, ये देखने का काम भी कंपनी के मालिक का ही होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और कीवर्ड देता हूं आपको, कीवर्ड की भरमार है। दे एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इम्प्लीकेशंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। कंपनी कैसे चल सकती है, कंपनी कैसे इतने टफ कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करेगी, ये देखने का काम भी एक टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। ऑर्गेनाइजेशन के गोल और स्ट्रेटजीज कौन बनाता है, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बनाता है। इसके अलावा वो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की या बिजनेस की हर तरीके की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ओके, और हाँ, जो
टॉप लेवल मैनेजमेंट की जॉब होती है बेटा वो बहुत कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेसफुल और बहुत घंटों घंटों उनको काम करने पड़ते हैं। तो ये सारे मैंने आपको क्या दे दिए, कीवर्ड दे दिए टॉप लेवल मैनेजमेंट के। चलिए बढ़ते हैं मैनेजमेंट के सेकेंड लेवल की तरफ जिसका नाम है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है बेटा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट इसका नाम है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट बेसिकली वो लेवल होता है मैनेजमेंट का जहां पे क्या होता है बच्चों, मिडिल लेवल मैनेजमेंट वो होता है जो टॉप और लोअर लेवल के बीच में रहता है। टॉप लेवल की बात लोअर लेवल को, लोअर लेवल की बात टॉप लेवल तक पहुंचाता है। चलिए इसके बारे में एक बार डिटेल में देख लेते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज द लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। दे आर सबऑर्डिनेट ऑफ द टॉप मैनेजर्स। टॉप लेवल मैनेजर्स के ये नीचे आते हैं और लोअर लेवल के ये ऊपर आते हैं, मिडिल लेवल बीच में आते हैं। एंड सुपीरियर टू द फर्स्ट लाइन मैनेजर। बेटा फर्स्ट लाइन मैनेजर लोअर लेवल मैनेजर्स को ही कहा जाता है। दे आर यूजुअली नोन एज डिवीजन हेड। फॉर एग्जांपल इनको यूजुअली डिवीजन हेड्स वगैरह कहा जाता है। एग्जांपल के तौर पे आपको कुछ नाम बता रहा हूँ, ये आपके लिए कीवर्ड्स रहेंगे, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो को देखते समय पॉज करके इन चीजों को आप नोट कर सकते हो। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, नहीं एग्जाम्पल मेरे ख्याल से नीचे लिखे हुए हैं, चलिए एग्जांपल ऊपर ही है, ओके ठीक है आगे देखते हैं। ये देखिए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज डेवलप्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। ये आपके लिए कीवर्ड है। टॉप मैनेजमेंट ने जो प्लान को बनाया है उसको इंप्लीमेंट करने का काम किसका होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। लोअर लेवल मैनेजर्स क्या काम कर रहे हैं ये देखने का काम भी मिडिल लेवल मैनेजर का होता है। उनका मेन टास्क होता है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा दिए हुए प्लान्स को फॉर्मुलेट करना, ये भी कीवर्ड। ठीक है, इसके लिए ये पॉलिसीज को इंटरप्रेट करते हैं, पॉइंट 1। इसके लिए ये इंश्योर करते हैं कि हर डिपार्टमेंट में नेसेसरी लोग हों काम करने के लिए, पॉइंट 2। मतलब हर डिपार्टमेंट में लोग हो काम करने के लिए, ये हो जाता है आपका पॉइंट 2। इसके लिए ये देखते हैं कि भैया उनको नेसेसरी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएं, पॉइंट 3। इसके लिए ये लोगों को मोटिवेट करते हैं डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने के लिए, पॉइंट 4। इसके लिए ये बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ ऑपरेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग का ध्यान देते हैं, पॉइंट 5। ठीक है बच्चों, तो ये देखो सारे के सारे भैया चीजें आपको बता दी हैं। अब आते हैं सर सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो भैया फोरमैन हैं, सुपरवाइजर्स हैं, ये सारे लोग मिलकर बनाते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सुपरवाइजर्स क्या करते हैं बेटा, वर्क फोर्स को डायरेक्टली देखते हैं। ये सुपरवाइजर और लोअर लेवल मैनेजर्स ही तो हैं जो वर्क फोर्स को, है ना, वो जो वर्कफोर्स को सही तरीके से मैनेज करते हैं और वर्कफोर्स से फेस टू फेस कांटेक्ट करते हैं, फेस टू फेस कांटेक्ट में रहते हैं। सिंपल कहानी है। देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ड्रॉन बाय द टॉप मैनेजमेंट। देखो भैया सिंपल सी बात है, लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉयज को मैनेज कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ी कम होती है। ठीक है, ये वर्कफोर्स से डायरेक्टली टच में रहते हैं और थ्रू देयर एफर्ट्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन। हाँ ये भी एक है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं, लोअर लेवल मैनेजर के लोग क्या, मैनेजमेंट के लोग क्या करते हैं बेटा, आउटपुट वगैरह की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, मटेरियल्स के वेस्टेज को होने से रोकते हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं, ये सारे काम ये लोग करते हैं। द क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट, समझ रहे हो, सब लोग साथ मिलकर काम करते रहे, हैप्पीली एवर आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन में काम करें और आउटपुट बढ़िया क्वालिटी का निकले। हार्ड वर्क के साथ काम करें वर्कर्स, डिसिप्लिन के, अनुशासन के साथ काम करें और साथ ही साथ लॉयल्टी के साथ काम करें। बेटा ये देखने का काम एक लोअर लेवल मैनेजमेंट का होता है। भैया सिंपल कहानी ये है कि मैनेजमेंट के जितने आपके लेवल्स हैं ना बच्चों, उनका काम ये है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम ये है कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के माई बाप होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को के लिए गोल सेट करते हैं, उसके लिए रिसोर्सेस लेके आते हैं। मिडिल लेवल का काम होता है अपने ब्रांच को संभालना और लोअर लेवल का काम होता है बच्चों वर्कफोर्स को हैंडल करना, वर्कफोर्स से काम निकलवाना और ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करना और आउटपुट की क्वालिटी को मेंटेन करना। चलिए बात कर लेते हैं भैया कोऑर्डिनेशन की। तो भैया कोऑर्डिनेशन तो बहुत ईजी सा टॉपिक है बेटा, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन भी है तो इनको एक बार देख लेंगे और फिर अच्छा आज सोच रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़े बहुत
जब आप ये क्वेश्चंस कर लोगे ना कंप्लीट, तो आप लोगों को थोड़े से क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। फिलहाल अभी वो बहुत ऊपर नहीं जा रहे हैं, अभी कोऑर्डिनेशन की बात कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। देखो बेटा सिंपल है, कोऑर्डिनेशन इज अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेशन वो माला है जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की मोती की माला को पिरो के रखता है, वो धागा है। कोऑर्डिनेशन वो धागा है जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के मोतियों की माला को पिरो के रखता है, ठीक है। इट इज अ कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल एक्टिविटीज सच एज परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, साथ ही साथ and finance to ensure continuity in the working of the organization. Coordination is sometimes considered a separate function of management. Coordination को एक अलग से मैनेजमेंट का फंक्शन माना जाता है, ठीक है। ओके, ठीक है बेटा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन को बहुत डिटेल में समझा रखा है। देखिए कोऑर्डिनेशन के बारे में जो चीजें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन देयरफॉर इन्वॉल्व्स सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, की सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में सिंक में चलती रहे, सिंक्रोनाइजेशन में चलती रहे, लोग इधर उधर ना भागे, एक्टिविटीज इधर उधर ना भागे, जो भी आपके कॉमन गोल्स हैं उनको अचीव करने की जो डायरेक्शन है वो हम लोग पकड़ के चलेंगे, है ना। कोऑर्डिनेशन के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है बेटा, ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। कोऑर्डिनेशन जब होता है तो लोगों के अंदर यूनिटी ऑफ एक्शन आती है, लोग कॉमन पर्पस के लिए काम कर पाते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन वो बाइंडिंग फोर्स है जो सारे डिपार्टमेंट्स और सारे डिपार्टमेंट्स के लोगों को बांध के रखता है। कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। भैया मैनेजमेंट ही कॉन्टिन्यूअस है तो मैनेजमेंट के फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होंगे और इसीलिए कोऑर्डिनेशन भी कॉन्टिन्यूअस है। कोऑर्डिनेशन इज नॉट वन टाइम प्रोसेस, ठीक है। कोऑर्डिनेशन प्लानिंग से शुरू होती है, कंट्रोलिंग तक चलती रहती है ना, तो कोऑर्डिनेशन कभी बंद नहीं होगी। और कोऑर्डिनेशन भैया ऑल परवेसिव है। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू द इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। देखो बेटा सिंपल सी बात है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिपार्टमेंट है वो अपने दम पे काम नहीं कर पाएगा, उसको लोगों की जरूरत पड़ेगी और डिपार्टमेंट के हेल्प की जरूरत पड़ेगी। कोऑर्डिनेशन हर मैनेजमेंट के लेवल पे जरूरी होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है बेटा कि आपका हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से हेल्प लेगा, तो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए लोगों के अंदर ताकि वो एक दूसरे का हेल्प करें, ठीक है। जैसे कि द परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट एफर्ट्स हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड बाय स्मिता बाय अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हार्मोनियसली। सिंपल सी बात है बेटा कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आप सबके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने की बात करोगे। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। बेटा देखो हर मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटी कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजर्स नीड टू कोऑर्डिनेट विद देयर सबऑर्डिनेट्स टू इंश्योर दैट द ओवरऑल पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर ड्यूली कैरिड आउट। सिंपल है, टॉप लेवल मैनेजमेंट्स के लोग अपने सबऑर्डिनेट के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि वो ये देख सकें कि जो पॉलिसीज हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हमने बनाई हैं वो सही से कैरी आउट की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट करता है टॉप और फर्स्ट लाइन मैनेजर से, फर्स्ट लाइन मैनेजर कोऑर्डिनेट करता है वर्कर से, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। देखो बेटा कोऑर्डिनेशन करने के लिए आपको अलग से एफर्ट लगाने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं हो जाता है। डेलिबरेट का मतलब है एक्स्ट्रा एफर्ट्स शुड बी देयर, अपने आप कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो जाता है, राइट। चलिए कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस वगैरह भी हैं, है ना। क्या है भाई, सिंपल इंपॉर्टेंस है। ग्रोथ इन साइज, अगर आप कोऑर्डिनेशन करते हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, बढ़ेगी, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल बढ़ेंगे, आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा साइज में। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना ऑल इंडिविजुअल्स डिफर इन देयर हैबिट्स ऑफ वर्क। अलग अलग लोगों की अलग अलग वर्क करने की हैबिट है, बैकग्राउंड है, अलग अलग अप्रोच है, ठीक है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी हो जाता है। इट बिकम नेसेसरी टू इंश्योर दैट ऑल इंडिविजुअल्स वर्क टुवर्ड द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, की सारे इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स को अचीव कर रहे हो। फिर आते हैं बेटा हम लोग फंक्शनल डिफरेंशिएशन पे। फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट, डिविजन्स एंड sections. In an organization there may be separate departments of finance, production, marketing or human resource. हर डिपार्टमेंट को एक दूसरे के ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए। हर डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करे, अपनी पॉलिसीज का ध्यान रखे, अपने खुद के स्टाइल ऑफ वर्किंग को इंप्रूव करे। और थर्ड है बेटा स्पेशलाइजेशन की। देखिए आज की जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है ना बेटा, सबको स्पेशलाइजेशन से मतलब है।
ठीक है, हर आदमी अपने काम में माहिर बनना चाहता है, तो आप सिंपल है, अगर आपके वर्कर्स कोऑर्डिनेटेड रहेंगे तो आपका काम भी सही तरीके से चलता रहेगा। और स्पेशलिस्ट यूजुअली थिंक दैट दे ओनली आर क्वालिफाइड टू इवैल्यूएट, जज एंड डिसाइड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशनल क्राइटेरिया, ठीक है। दे डू नॉट एडवाइस और टेक सजेशंस इन द मैटर्स पर्टेनिंग टू द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। बड़ी सिंपल सी बात है कि जो बेटा बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं वो किसी की हेल्प ना करना चाहते हैं, ना लेना चाहते हैं, ना किसी को हेल्प देना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे लोग ना किसी को एडवाइस देना चाहते हैं, ना किसी से सजेशन लेना चाहते हैं। तो सिंपल सी कहानी यहाँ पे ये कही जा रही है कि कोऑर्डिनेशन करेंगे, हर तरीके के लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। तो बेटा यहाँ पे एक पैराग्राफ है, मैनेजमेंट इन द 21st सेंचुरी। मैनेजमेंट 21st सेंचुरी में कैसा है, सिंपल है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे आराम से बैठ के रीड आउट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे समरी की बात करता हूँ तो बेटा जितनी भी चीजें मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाए, ठीक है। मैंने आपको इंपॉर्टेंस, नेचर, लेवल्स, फंक्शंस, कोऑर्डिनेशन, है ना बेटा। फंक्शन की बात हम लोग डिटेल में करेंगे जब इन चैप्टर्स की बात होगी, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग की बात होगी, ठीक है। और अब आप देख सकते हो कि यार यहाँ पे ना आपको कुछ क्वेश्चंस भी नजर आएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो बेटा ये क्वेश्चंस बड़े इजी से अब आपको लगेंगे क्योंकि आप लोगों ने पूरे चैप्टर को एक बार देख लिया। तो सारे बच्चे क्या करेंगे यार, इन चैप्टर्स को एक बार रीड आउट करेंगे अपने लेवल पे आके, और इसको रीड करिए, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को ये सेशन कैसे लगा। मेरा जो ये इनिशिएटिव है आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का, ये इनिशिएटिव कैसे लगा। आप लोग क्वेश्चंस एक बार रीड आउट कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इसी चैप्टर के अंदर मिलेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैनेजमेंट का क्या मतलब है, मैंने आपको कीवर्ड्स मार्क किए। मैनेजमेंट के 2 कैरेक्टरिस्टिक बताओ, मैंने आपको कीवर्ड दे दिए, है ना। इसके अलावा मैनेजमेंट को कौन सा फोर्स बाइंड करता है, कोऑर्डिनेशन का फोर्स बाइंड करता है। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ का 2 इंडिकेटर बताओ, एम्प्लॉय बढ़ेंगे, रिसोर्सेज बढ़ेंगे, पैसा बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है। कुछ केस स्टडीज भी हैं, है ना। तो सिंपल से केस स्टडी है। रितु एक मैनेजर है, नॉर्थर्न डिवीजन ऑफ लार्ज कॉर्पोरेट हाउस। एट व्हाट लेवल डज शी वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। रितु मैनेजर है किसी भी एक कंपनी के नॉर्दर्न डिवीजन की, यानी कि रितु मिडिल लेवल मैनेजर में आती है। रितु के बेसिक फंक्शन बताओ, मैंने जैसा कि आपको अभी बता दिए, है ना। मैनेजमेंट के फीचर बताइए, मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल क्यों कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। मैनेजमेंट का एसेंस बताइए, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना। मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज साइंस के बारे में पूछा जा रहा है, वो आपको बताया मैंने, ठीक है। एक फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन के क्या फीचर्स होते हैं ये आपको बताया। तो बचा पार्टी, है ना, ऐसे ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस इंटररिलेटेड फंक्शन। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक्सप्लेन करना है। एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करना है, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप कि बेटा आप लोग को ये जो सेशन है एनसीईआरटी रीडिंग का ये अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो बताइएगा। इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, एंड हमारे प्यारे चैनल कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। चलता हूं और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वन शॉट में, जिसका नाम होने वाला है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।